देखा, ओपन योर आईज और मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखती हूँ, उनके उत्तर आप एक एक करके लिखें अपनी नोटबुक में। पहला प्रश्न है कि मिट्टी की क्या हालत है। मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? मिट्टी की हालत कैसी है? मिट्टी के क्या हाल चाल हैं भाई आपके हिसाब से? किसी डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था कि करीब 1 लाख एकड़ जमीन हर रोज बंजर हो जाती है। लिखिए, मिट्टी की हालत कैसी है? अगला प्रश्न, इस मिट्टी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पेड़ पौधे जिम्मेदार हैं? क्या जीव जानवर जिम्मेदार हैं? या फिर मानव जिम्मेदार है? अगली बात, पानी का क्या हाल है? पानी का क्या हाल है इस समय? मैंने कहीं सुना था, किसी डॉक्यूमेंट्री में ही सुना था, कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध जो है वो पानी को लेकर के होने वाला है। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने सुना होगा। हवा के बारे में आप क्या जानते हैं? इस समय हवा की स्थिति कैसी है? मिट्टी की, पानी की, हवा की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? मिट्टी, पानी, हवा के बाद बात करें मानव के परिवारों के स्थिति की, है ना? मानव के परिवारों के क्या हालचाल है? क्या शांति है? प्रत्येक परिवार में समृद्धि है? बेटा, प्रश्न पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। प्रश्न पूछना है? आखिरी सबसे बड़ा प्रश्न, मुझे पता है आप में से अधिकतर लोगों ने समस्याओं की कर ली होगी। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न ये है, आप इन समस्याओं से उबरने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं इन समस्याओं से उबरने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद उत्तर लिखिए।
लिख लिया, लिखिए, लिख लिया तो बढ़िया, नहीं लिख लिया तो लिखिए। माइक दे देंगे किसी। मैं कर रही हूँ, माइक दे देना किस जिनको भी जो भी बोलेंगे भी। हाउ डज इट? लिख लिया, जिन लोगों ने लिख लिया वो हाथ उठाएं तो उनसे बातचीत करी जाए। ठीक, कुलदीप ने लिख लिया, कुलदीप को सर माइक दीजिए। बताइए कुलदीप, एक एक प्रश्न का आंसर बताते जाइए। माइक को थोड़ा सा पास लगाएंगे तो ही आवाज आएगी इसमें। बोलिए, मिट्टी के क्या हाल चाल हैं? मिट्टी हमारे पास पहले देखे तो बहुत उपजाऊ जमीन थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो कम होती जा रही है, क्योंकि उसको हमको रहने के लिए वो जमीन लग रही है वो। और हम देख भी सकते हैं कि इतनी जमीन कम हो रही है कि हम बिल्डिंग लंबी करते जा रहे हो उतनी ही। बढ़िया। फिर पानी के पानी के कह सकते हैं कि जो प्रदूषित है अपना जो कचरा है वो भी उसमें डालते हैं। वो हम उसमें डालते हैं। पानी पीने लायक वो भी कम है। और जो जमीन के नीचे जो पानी है वो हम वो रहे वो वैसे खींचते जा रहे हैं, वो वापस नहीं दे रहे हैं, इसलिए कम ही होता जा रहा है वो। रिचार्ज नहीं करते, ठीक बात है। उसके बाद हवा का देखे तो प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो विज्ञान में प्रगति हो रही है, जो प्रगति हो रही है वो अच्छी बात है। जो अपने सुख के लिए जो हो रही है, जैसे कि एयर कंडीशनर है, तो उससे ज्यादा हो रहा है हवा को नुकसान। प्रगति अच्छी है, बट ऐसी प्रगति भी हो रही है जो हम ही को नुकसान करती है। बहुत बढ़िया। फिर मानव परिवारों के क्या हाल चाल है? मानव परिवार अब न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है। बने उतना छोटा घर होता जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? उसमें दो मत है। छोटा हो रहा है तो सामने फायदे भी उतने बड़ा है, तो उसमें भी मतभेद ज्यादा होता है। जनरेशन गैप देख सकते हो, इसमें कम होता है। इसमें भी होता है बट कम। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुलदीप के लिए तालियां हो जाएं। आगे बात करते हैं। बढ़िया, ओके। वंस अगेन, अगर आपको क्लास में मज़ा ना आती हो, बिल्कुल आप निश्चिंत है ना, उठ के चले जाइए। एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से अधिकतर लोगों को क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पूछूंगी भी नहीं और मुझे नंबर नहीं काटने किसी के। ठीक है, मेरी क्लास में सब 100 में 100 नंबर लेके ही पास होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होके आप बाकायदा उठ के चले जाइएगा, बस क्लास को डिस्टर्ब ना करिएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बहुत ध्यान से सुन रहा है। आप एक छोटी सी बात करते हैं या पेन मांगने के लिए भी डिस्टर्ब करते हैं ना, तो वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। उठ के चले जाइए, अगर आपको नहीं सुनने में मजा आ रहा है। जाना है आपको? जाना है? जाना है तो चले जाइए, बिल्कुल भी उसके लिए मत सोचिएगा कि मैम कुछ कहेंगी, मैम कुछ भी नहीं कहेंगी। ठीक है, चलिए। कुछ एक प्रश्न है, और दूसरी ये बात कि मैं जिसको भी प्रश्न पूछूंगी उसे जवाब देना है। ये चॉइस नहीं है कि जी मैं जवाब नहीं दूंगा या जवाब मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे जवाब देना नहीं आता। इसका कोई विकल्प आपके सामने नहीं रखा जा रहा, आपके पास चॉइस नहीं है।
क्लास में बैठे हैं मतलब आप मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप क्लास में बातचीत करने के लिए नहीं तैयार हैं तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास जो है वो बातचीत बेस्ड ही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, हम में से कितने लोग प्रदूषण नाम की समस्या को जानते हैं? प्रदूषण क्या है आपको पता है? कितने प्रकार के प्रदूषण हैं? सर माइक दे दीजिए किसी को भी रैंडमली। हाँ, कितने प्रकार के प्रदूषण हैं? जी 4। हाँ, कौन कौन से? हवा, पानी, जमीन और ध्वनि। और किसी प्रकार का प्रदूषण है? मिट्टी भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, वायु भी प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषण। मतलब ध्वनि प्रदूषण का मतलब इतनी सारी लगातार कुछ आवाजें आती रहती हैं जिससे डिस्टरबेंस होता है। इसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो, एक हमारे स्टूडेंट ने एक बार क्लास में कहा, मैम एक और पोल्यूशन, उसको बोलते हैं माइंड पोल्यूशन। है ना, मुझे लगा बात तो सही कह रहे हैं, माइंड भी कुछ पोल्यूटेड है। क्या कहना है आपका? है पोल्यूटेड, माइंड पोल्यूशन भी है। अगला प्रश्न, आप में से कितने लोगों को, अभी आप लोग 17 वर्ष के हैं, आप में से कितने लोगों ने पोल्यूशन किया है? मतलब 17 वर्ष पहले पोल्यूशन था, जब आप पैदा हुए तो आपको विरासत में मिला है ना पोल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आपको आपके माँ बाप की जायदाद के साथ साथ कोविड, पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड, है ना, ढेर सारी अनावश्यक दवाइयाँ, है ना, फेफड़ों की खराबी, ये सारी चीजें आपको विरासत में मिली हैं। मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाथ उठाइए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? नहीं समझ पा रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? मैं ऐसा कह रही हूँ, जब आप पैदा हुए थे आपने पोल्यूशन किया था? नहीं किया ना पोल्यूशन। लेकिन 17 वर्ष पहले, मान लीजिए 18 वर्ष पहले आप पैदा हुए, तब इस धरती पर प्रदूषण था कि नहीं था? पैदा होते ही आपको विरासत में वो प्रदूषण मिला, मिला कि नहीं मिला? आप उससे बच पाएंगे? ये बताइए आप में से, अब आप कहेंगे जी इस जन्म में जो हमको मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों का फल है, ऐसा सुना होगा ना, पूर्व कर्मों का फल है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं उसका फल है। तो क्या सारे लोगों के कर्म खराब है? जिनको कोविड, जिनको प्रदूषण, ये सब विरासत में मिल रहा है? ये प्रदूषण कितने लोगों ने किया है? कुल मिलाकर के मुट्ठी भर लोग हैं, जो जमीन से तरह तरह के चीजें निकाल रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम निकालते हैं ना जमीन से, और उसके बाद इस तरीके के इंजन हैं जिनमें उनको डाल करके चलाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो कार्बन है ना वो वापस हमारे वातावरण में पहुंच जाता है, जो कि कार्बन कहाँ रखा था? जमीन के अंदर। ऐसा करने वाले क्या हम सभी हैं? हम सभी नहीं निकालते हैं। क्या हम सब जमीन के अंदर से कोयला निकालते हैं? इस देश के, इस पूरे विश्व के 99% लोग जो है ना, 99% लोग कोयला या पेट्रोलियम जमीन के अंदर से नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। लेकिन प्रचार माध्यमों के द्वारा आप तक ये बात पहुंचा दी गई है कि सभी के पास व्हीकल तो जरूरी है, अथवा किसी अन्य विधि से। इस पर जरा थोड़ा क्रिटिकली सोचिए, है ना, आलोचनात्मक विधि से सोचना शुरू कीजिए। यदि हम सोचते हैं तो पाते हैं कि हर एक व्यक्ति, क्योंकि वो पेट्रोल डला रहा है, गाड़ी है उसके पास, उसको जाना भी है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है? पोल्यूशन वो कर रहा है। और जो आज पैदा हुआ बच्चा है, उसको आज जितना पोल्यूशन हो चुका है उतना उसको विरासत में मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि ये जो प्रदूषण है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, ठीक है, मैंने कह दिया मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं किसी गाड़ी में बैठूंगी भी नहीं, बस एक ही जगह तपस्या करूंगी बैठ के। मान लीजिए हमने ऐसा कह दिया, हम भागीदार नहीं होंगे, हम कर्म गलत नहीं करेंगे धरती के साथ, तो भी क्या मुझे प्रदूषण को भोगना पड़ेगा या नहीं? तो भी मुझे प्रदूषण को भोगना पड़ेगा, जबकि मैंने ये कर्म नहीं किया है। आप तक मेरी बात पहुंची? भले मैं एक जगह बैठी हूं, मैं कहीं नहीं जाती, कभी नहीं जाती,
है ना, कहीं दूर एकदम जंगल में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, उसकी भरपाई आज पैदा होने वाले बच्चे को भी भुगतनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? ठीक, तो भले मैंने किया नहीं है, भले मैंने करवाया नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने किसी चीज का प्रतिकार भी नहीं, जो गलत कर रहा है उसको मैंने गलत करने से रोका भी नहीं है। देखिए, कर तो केवल 1% लोग ही गलत रहे थे, समझ में आ रहा है? 1% लोग जो गलत कर रहे थे, 99% लोगों ने क्या किया? उनका अनुमोदन किया, स्वीकार कर लिया, उनको रोका नहीं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। ये अनुमोदन का परिणाम है। मेरी बात को पुनः ध्यान से सुनिए, अनुमोदन का कितना बड़ा प्रभाव होता है जब हम किसी गलत करने वाले को रोकते नहीं हैं, है ना। ये बात मुझे बड़ी देर से समझ में आई, बहुत थोड़ा ही समय पहले समझ में आई। तब मुझे लगा कि भले ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन यदि मुझे समझ में आ गया और मैं अगर केवल चुपचाप बैठी हूं ना, तो भी ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि मैंने आप जैसे बहुत सारे लोगों को यदि समझदार नहीं बनाया, ये बातें आप तक नहीं पहुंचाई, तो भी मैंने क्या किया? गलत का अनुमोदन किया। क्योंकि जो गलत है वो तो लगातार आपके पास आ ही रहा है। आपको इस तरीके से क्रिटिकली कोई सोचना नहीं सिखा रहा है, तो इसका मतलब गलत तरीके से जो सोचना सिखा रहे हैं, मैं उसका अनुमोदन कर रही हूं। मेरी बात आप तक पहुंची? ठीक है, ये है अनुमोदन। अपने जीवन में हम जो भी काम करते हैं ना, कभी कभी क्या हमें अधिकतर सिखाया जाता है, बेटा अपने काम से काम रखो, दूसरा गलत कर रहा है उसको गलत करने दो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि गलती को जाकर के गलती से रोको, ठीक है। किसी ने आपको एक झापड़ मारा, आप भी 2 झापड़ मार के आओ, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। हर मनुष्य समझ से नियंत्रित होता है, समझदार होता है तो उसको वो सही करने का प्रयास करता है कि नहीं करता है? समझ, जैसे 2 और 2 अगर आपको सही से समझ में आ गया जोड़ा कैसे जाता है, तो क्या कभी गलती करोगे? गलती नहीं करोगे, ठीक है। बात इतनी सी है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में, आपको पता है, अगर आप किसी को गाली दें तो वो आप पर मुकदमा कर सकता है, पता है ना आपको? मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है, ऐसा होता है। गाली देना हमारे समाज में स्वीकार नहीं है, लेकिन हमारे समाज में लाभ है ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को कितने भी कीमत पर बेचे, है ना, और उस पे अपनी मोनोपोली को खड़ा कर ले, ये हमारे समाज में स्वीकार है। ध्यान देते जाइएगा, मैं क्या बातें आपको बता रही हूँ। जैसे कि, अच्छा, अगली बात, हवा की बात कर लेते हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, आपको पता है जंगल कौन काट रहा है? इंसान। आपने क्या? मनुष्य जंगल काट, बिल्कुल ठीक बात है। जानवरों को तो हमने कभी जंगल काटते नहीं देखा, सोचने की बात है। ये जंगल कट रहे हैं और उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है या वायु प्रदूषण हो रहा है, ये सब हो हल्ला करने वाले कौन लोग हैं? कोई हमारे गवर्नमेंट के या कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, वही होते हैं ना। एक सामान्य मनुष्य नहीं कुछ बोलता है, सामान्य मनुष्य को कुछ पता भी नहीं होता है, ऐसा। मेरी बात ठीक है ना? अब ये बताइए कि जंगल एक्चुअली में कोई सामान्य मनुष्य, जैसे यहाँ पे बैठे 25-26 लोग जो हम हैं, हम में 26 लोगों में से कौन जंगल काटने जाता है? रोज सुबह उठ के उठाई कुल्हाड़ी जंगल काटने जा रहे हैं। सामान्य लोगों के जीवन को आप देखिए, क्या सामान्य मनुष्य जंगल काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो ये जंगल कटवाने का ठेका किसके पास रहता है? सरकार के पास। सामान्य मनुष्य जंगल काटे तो गलत। मेरी बात पहुंच रही है? बहुत ट्विस्टेड बातें समझा रही हूं आपको। लेकिन वही सरकार जो बता रही है कि वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जंगल कटने नहीं चाहिए, वही लोग रिपोर्ट निकाल रहे हैं और वही लोग अपने नए नए नियम कानून खुद ही बना लेते हैं और खुद ही बना करके जंगलों को काट ही रहे हैं लगातार।
इस पूरी दुनिया का अंतर विरोध यदि आपको नहीं दिखेगा तो आप समाज में जानते हैं कैसे जाएंगे? दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो प्रकार के लोग जिनके वहां पर कुछ फोटो चित्र बने हुए हैं, और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जैसे हम सभी। इनको मैंने दो नाम दिए हैं। एक नाम होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर समझते हैं? आप सभी समझते हैं, आप इसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना। और दूसरा एक नाम मैंने दिया है कंट्रीब्यूटर। समाज जो है ना वो किस दिशा में जाएगा, ये लोग उसको दिशा दे पाते हैं। जानते हैं क्यों दिशा दे पाते हैं? क्योंकि किसी ना किसी गड़बड़, किसी ना किसी गलती को देख पाते हैं और साथ में ही सही को भी देख पाते हैं। कई बारी सिर्फ हम गलती देख पाते हैं और सही क्या है वो बता नहीं पाते हैं, तो भी हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। जैसे 2 और 2 5 गलत है, लेकिन सही क्या है यदि आपको ये नहीं पता है तो आपने किसी का कोई लाभ नहीं करवाया। आप कितना भी बताते रहो कि 2 और 2 5 गलत है, अरे वो सोच रहा लेकिन सही क्या है वो तो बताओ। तो आपको सही भी बताना पड़ेगा। जिनको सही पता होता है ना वो ये खड़े होते हैं कंट्रीब्यूटर्स। और जिन्हें सही नहीं पता होता या जो कभी ये सोचते ही नहीं है, अथवा जिनके पास कभी कोई अवसर ऐसा नहीं आता। देखिए, आप बचपन से अपने आप ही तो सब कुछ नहीं सोचने लग जाएंगे। जैसे आपको ये प्रदूषण, जैसे आपको ये बुरी चीजें विरासत में मिली है ना, वैसे ही आपको कुछ अच्छा भी विरासत में मिला है। जैसे कि ये घड़ी आपने जो अपने हाथ में बांध रखी है, अधिकतर लोगों ने बांधी हुई है, क्या आपने इसको बनाया है? ये दरी आपने बनाई है। इस दरी को किसी हथकरघे पे बुना गया होगा ना, वो हथकरघा आपने बनाया। ये पेन जिससे मैं लिख रही हूँ, क्या ये मैंने बनाया है? इस जगह पर अगर एक एक चीज को हम देखते हैं ना तो पाते हैं एक एक चीज इस पूरी मानव परंपरा में, कहाँ, पूरी मानव परंपरा में किसी ने पहचाना होगा कि भाई ऐसा है, अपन खड़े खड़े नहीं रह सकते, लकड़ी से अपन एक चेयर बना लेते हैं। ठीक, फिर चेयर में किसी ने कहा हाँ चेयर तो बढ़िया बना ली बैठने की, है ना, तो उसने कहा दो उसमें ना हत्थे लगा देते हैं तो ऐसे हाथ रखने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा भाई इस पे ज्यादा देर तक नहीं बैठा था, इसमें एक थोड़ा गद्दी बना लेते हैं कपास की, तो उन्होंने कहा इससे और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर किसी ने सोचा होगा कि जी इससे भी अच्छा ये हो सकता है, इसमें ना पहिए लगा दिए जाए और ये गोल गोल घूमने लगे, है ना। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, मानव परंपरा में भले कुर्सी की कल्पना किसी एक मानव के पास पहले आई होगी, लेकिन उसमें लगातार सुधार आगे आने वाली पीढ़ी करती है। लेकिन वो सुधार तब कर पाती है जब उसको ये पता चले कि आखिरकार हम पहुंचे कहाँ तक है। मान लीजिए उसको पता ही नहीं कुर्सी तक हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो सुधार किस में करेगा? वो तो अभी भी घास, वही लकड़ी छील के पहला स्टूल बना रहा होगा। बात समझ में आया? तो कहने का मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हम आखिरकार आ कहाँ तक गए हैं, किस जगह खड़े हैं, इसमें अभी क्या कमियां हैं और क्या सुधार इसमें होना चाहिए, सही क्या है। मेरी बात आप तक पहुंची? ठीक, अगर आपको आज कुछ नई बात पे ध्यान गया हो तो तालियां बजाइए। ठीक है, बढ़िया। देखिए, कंज्यूमर हमको, हमारी जो शिक्षा है ना वो तैयार कर रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि हर एक व्यक्ति कंज्यूमर बन जाए। हमारी जो सोशल मीडिया है ना वो भी कुछ इस प्रकार की है कि हर एक व्यक्ति क्या बन जाए, उसका कंज्यूमर बन जाए। हम में से अधिकतर लोग रील्स देखते हैं ना, रील्स सभी देखते हैं, है ना, हम सभी देखते हैं। इस दुनिया में सारे लोग रील्स देखते होंगे लगभग, है ना, लगा लो तो 50% लोग होंगे इस समय दुनिया में जो रील्स देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना। अधिकतर लोगों के पास आजकल मोबाइल आ गया है। जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं देखते, या जिनके पास मोबाइल नहीं वो नहीं देखते, लगा लो तो 50% लोग तो होंगे। आपको क्या लगता है अनुमान के हिसाब से रील्स बनाते कितने लोग हैं? 4-5%। आप में से कितने लोग यहाँ पे रील्स बनाते हैं? हाँ? कोई 1-2 लोग होंगे नहीं बनाते। अब आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से यदि मैं अधिकतम नंबर भी रखूंगी ना तो उसमें भी सोशल मीडिया में भी केवल 1% लोग ही होंगे। 100 में से कोई एक आदमी होगा। मुझे लगता है मैं ज्यादा लिख रही हूँ यहाँ पे, इतना नहीं है।
बहुत ही कम लोग रील्स बनाते हैं, बहुत ही कम लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। तो हम क्या हैं एक्चुअली? कंज्यूमर्स। कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम करने के लिए क्या हमारे पास चॉइस है? जैसे सोशल मीडिया पे आप जो कंज्यूम कौन आपको करवाता है पता है? आपको एक्चुअली कंज्यूम करवाया जाता है। आप चूज करते हो क्या कि मुझे ये वाली रील्स देखनी है? आप ऐसे ऐसे करते जाते हो और वो उसको जो मर्जी आती है वो उस तरीके की रील्स आपको दिखाता जाता है। पता है ना आपको ये अधिकतम चीज, और जिस पर भी आप थोड़ी ज्यादा देर अगर रुकते हो तो उसी प्रकार की रील्स बार बार दिखाने लग जाता है ना। जैसे मान लीजिए, सोचने की बात, फिर से मैं अगली अच्छी आपको बात बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने एक ऐसी रील देखी, पहले मान लीजिए कोई एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ठीक है, उसने वो ट्रेंडिंग सॉन्ग की रील देखी, ठीक है, उसने उसको पूरा देख लिया, तो आप बताइए अगला रील कैसा आएगा? ट्रेंडिंग, हाँ, उसी सॉन्ग का रील आता है। होता है आपके साथ कि नहीं होता है? बार बार फिर उसी सॉन्ग के वो आने लग जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी रील्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत फनी रील्स होती हैं, है ना, जिसपे हंसी आती है ना, तो कोई व्यक्ति वो कॉमेडी वाली रील्स देखने लग जाता है, तो उसको उसी प्रकार की रील्स सेंड करने लग जाता है। ऐसी भी रील्स होती हैं जिसमें कुछ गाली गलौच होती है ना, इस प्रकार की भी रील्स होती है, मारपीट होती है ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी रील्स देखने लग गया, तो उसको वो कैसी रील्स दिखाएगा? उसी प्रकार की रील्स दिखाएगा। कोई व्यक्ति न्यूज़ देखने लग गया, उसमें भी क्रिमिनल न्यूज़ देखने लग गया, तो वो उसको कैसी रील्स दिखाएगा? मेरी बात पहुंची आप तक? तो जो सोशल मीडिया है, जहां पर आप सोचते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो एक्चुअली उसका जो एल्गोरिदम है ना, वो जानते हैं क्या है? आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वही आपके लिए बढ़ाता चला जाएगा। अगर आपके घर में आपके माँ हो और वो देखें कि आप केवल जो है ना क्रिमिनल वाली न्यूज़ पढ़ते हैं, या फिर आप गाली गलौज वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगी? रोकेंगी। लेकिन सोशल मीडिया क्या करता है? बात पकड़ में आई? इसका मतलब है कि हमारे भीतर जो भी प्रवृत्तियां हैं, है ना, सही अथवा गलत, स्वाभाविक रूप से कई बार इंटरेस्ट जाग उठता है, तो हम देख लेते हैं दो चार चीजें। तो पता क्या चलता है कि जब हम कंज्यूमर वाले लेवल पे हैं, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। और उसके बीच में ही उनको जो भी ऐड डालना होगा आपके हिसाब से, वो ऐड भी डालते जाएंगे। जैसे बहुत सारी लड़कियां मेकअप वाले वो देखने लग जाती है ना, रील्स देखने लग जाती हैं, थोड़ी देर बाद उसमें जैसे लिपस्टिक का ऐड आ जाएगा या किसी चीज का ऐड आ जाएगा। आई थिंक तो ऐसा होता होगा, है ना। मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होता होगा ना, कि नहीं होता? नहीं देखते? हाँ ठीक है, मुझे मतलब उसी से कुछ रिलेटेड ऐड आते होंगे शायद, है ना। बाकी लड़के बताएं, है ना, किस प्रकार के ऐड आते हैं आप लोगों को? हाँ, शूज के, वॉच के। तो आपकी एज के हिसाब से भी आप किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो भी राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोगों को शायद अभी नहीं आते होंगे, आप लोगों को किसी और चीज के आते होंगे। एज के हिसाब से भी आते हैं ना, एज भी ट्रैक करता है कि किसी व्यक्ति की क्या एज है। तो आपको कुछ अलग प्रकार के होते होंगे एड्स। कौन से एड्स आते हैं आप लोगों को? नहीं, नॉर्मली तो है, लेकिन नॉर्मली कौन से? बताइए। क्लोथ्स के? हाँ हाँ, क्लोथ्स के आते हैं, राइट, क्लोथ्स के आते होंगे, बराबर। ठीक है, तो मेरी बात पकड़ में आई? कंज्यूमर और कंट्रीब्यूटर। तो कंट्रीब्यूटर होगा कौन? जिसको समझ में आएगा कि अभी तक हम पहुंचे कहाँ हैं आखिरकार। तो मैंने आपको एक बात बताई कि देखिए, पॉलिसीज को थोड़ा सा देख लीजिए। जो शिक्षा आपको मिली है, इस शिक्षा के बलबूते आपकी कोई नौकरी, अधिकतर लोगों की जो नौकरियां है ना बीटेक वगैरह करने के बाद, जानते हैं क्या होता है? नौकरी आपकी कहाँ लगेगी? अपने गांव में लगेगी। आप लोग काफी सौभाग्यशाली हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को अभी महसूस करते हैं। लेकिन देखिए, अगेन मैं अभी आपको मैंने गवर्नमेंट की बात बताई, अब मैं आपको एक बताती हूँ शिक्षा की बात। जैसे मैंने बीटेक किया है ना, बीटेक करने के बाद मुझे बैंगलोर जाना था जॉब के लिए। ये मुझे पहले, जब से मैंने बीटेक में एडमिशन लिया ना, मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि मुझे अपने घर में अब नहीं रहना है,
मैं 4 साल कोर्स ख़त्म किया, ख़त्म करते ही मेरी नौकरी लग गई और नौकरी करने में बैंगलोर चली गई और हम सब बड़ी खुशी-खुशी अपने घर से निकले। हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब हमें बैंगलोर जाना होगा। मैं बैंगलोर गई, है ना? वहाँ मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद अपनी अलग गृहस्थी बसाई जाएगी, है ना? जो कि मेरे सास-ससुर की गृहस्थी से अलग है ना? सामान्य रूप से लड़की जो है वो अपनी सास के घर जाएगी। यदि अब इसकी अगर गृहस्थी अलग होगी, तो क्या इसका फ्रिज अलग होगा? मिक्सर ग्राइंडर अलग होगा? वॉशिंग मशीन अलग होगी? इस तरीके से एक और घर की आवश्यकता आ गई। जबकि हमारे ससुराल में जो घर है उसमें एक कमरा हमारे लिए हो सकता था कि नहीं हो सकता था? सारे बर्तन, है ना? इस प्रकार से जितनी भी तरह की आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो सब डबल हो गई। गाड़ी भी अलग खरीदी अब आप। हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात आप तक पहुँची? तो शिक्षा को यदि देखते हैं तो जिसको हम आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज, है ना? जैसे BCA, MCA, BTech, MTech, इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं? परिवारों को मूलतः तोड़ देते हैं। टूट गए? कंज्यूमरिज्म को बढ़ा दिया। आपके ऊपर बाध्यता है, चूंकि आपका घर अलग हो गया, तो अब देखिए हमारा एक घर हम वहां पर बनेगा ही, मतलब उसमें भी जो आवश्यकता है वहां पर भी हमारा पैसा भेजा जाएगा, यहाँ पर भी एक किराए के मकान में हमें रहना है, सारी आवश्यकता के साधन हमको वहां पर भी खरीदने हैं। तो अब देखिए अगर इस तरीके से शिक्षा परिवारों को तोड़ेगी तो साधन सुविधाएं अधिक बिकेंगी या कम बिकेंगी? तो उसका सारा दबाव कहाँ पर आएगा? धरती पर, क्योंकि सारे मिनरल, सारे एलिमेंट्स, आप जो कुछ भी बना रहे हैं वो सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? इस धरती से। बात पहुंच रही है? यदि शिक्षा ने परिवार को तोड़ दिया है ना, और लोग अलग अलग जा करके रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप में से, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों की अच्छी नौकरियां नहीं भी लगती हैं और वो बस जितना कमाते हैं वो खुद ही खर्चा कर लेते हैं और घर भी कुछ पैसा नहीं बेच पाते हैं। पता है आप लोगों ने ऐसे कुछ कभी किस्से वगैरह सुने हैं? तो अब बताइए ये कोई फायदे का सौदा हुआ शिक्षा या फायदे का सौदा नहीं हुआ? गड़बड़ हो गई। एक और ट्रेंड आता है कि भाई अपना देश छोड़ करके चले जाओ बाहर। क्या लगता है आपको, अपना देश छोड़ करके जाने वाले लोगों को जानते हैं आप? आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो देश छोड़ करके बाहर गए हुए हैं? हाथ उठाइए, उठाओ हाथ ठीक से। इतने लोग जानते हैं। क्या उद्गार रहते हैं उनके, क्या कहते हैं कि देश छोड़ करके जाना अच्छा लगता है, बुरा लगता है? क्या कहते हैं? बुरा लगता है। पैसे हैं, फैमिली नहीं है। हाँ, और सबके मिक्स होते हैं, किसी को अच्छा लग जाता है, किसी को नहीं लगता। हाँ, मतलब वो, मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि वहाँ वस्तुएं मिल जाती हैं, थोड़ा पैसा वहां से कमा कमा के यहाँ पर भी भेज देते हैं, लेकिन जो प्रेम, जो इज्जत अपने यहाँ पर रहने में है वो तो मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश के बाहर जाने का एक बहुत लंबा, है ना, एक, मुझे लगता है कम से कम 40-50 वर्षों से एक लगातार एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि देश के बाहर जाना है कि नहीं है ना? मैं गुजरात और पंजाब, 2 जगह बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना? यहाँ के लोग बहुत शिक्षित नहीं होते हुए भी दूसरे देश में चले जाते हैं। जबकि मैं आती हूँ यूपी से, है ना, मेरा जो अपना गांव है वो यूपी है। यूपी में कानपुर नाम की एक जगह है, वहां से हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति विदेश नहीं जाता बिना डिग्री के। मुझे ऐसा, तब मैं जब बड़ी हो रही थी उस समय मुझे लगा सारे लोग डिग्री लेकर ही विदेश जाते होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, यहाँ से तो लोग मजदूरी करने निकल जाते हैं विदेशों में। तो आपको क्या लगता है क्या हालत होती होगी वहां पर जाकर के? उनकी बहुत बढ़िया हालत में रहते हैं। फिर आश्चर्यजनक रूप से मेरा ऐसे लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलना, जो लोग डिग्री लेकर के जाते हैं उनकी स्थिति कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर रहती है, ज्यादा बेहतर नहीं, है ना? क्योंकि वहां के जो नस्ल वाले जो गोरे लोग हैं वो बहुत अच्छा नहीं मानते, क्या सोचते हैं कि ये लोग वर्कर्स आए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? स्वाभाविक रूप से। तो जो इज्जत, जो सम्मान, है ना, जिसकी चाह मानव में है, वो तो पूरा होता नहीं है। और कुल मिलाकर के वहां जाते हैं किस लिए? कि थोड़े पैसे कमा लेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा?
गांव में इज्जत, परिवार में इज्जत मिल जाएगी। ऐसा ही है ना, आंतरिक बात यही है। अगली बात ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने कभी भी किसी की इज्जत की है पैसों के कारण? दिल से इज्जत की है पैसों के कारण, उसको बिल्कुल मसीहा, बिल्कुल भगवान मान लिया हो। आप में से कभी किसी ने किसी की रिस्पेक्ट की है? मैंने की है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या पैसों के कारण कभी किसी की रिस्पेक्ट कर पाए, तो मैं तो हाथ नहीं उठा पाऊंगी। मैंने जब किसी की इज्जत की, जब किसी का सम्मान किया, तो उसके चरित्र के कारण कर पाए, उसके अंदर जो अच्छे सद्गुण थे उसके कारण कर पाए। मेरे जीवन में जो उस व्यक्ति ने सहायता की, उस कारण मैं उसका सम्मान कर पाई। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे माता पिता की भी है। हमारे परिवार में जानते हैं हम क्या करते थे? जैसे कोई बहुत पैसे वाला या कोई बहुत पैसे का शो ऑफ करता था, किसी शादी वगैरह में गया, हम घर आके ना हमारे माता पिता ऐसे कुछ बातें करते थे, कहते थे "अरे देखो सब बेकार का ना, 2 नंबर का पैसा है उनका", है ना? सुनिए आपने ऐसी बातें। तो हम अपनी कल्पना में ये सोच लेते हैं कि शायद पैसे से सम्मान मिलेगा, लेकिन जबकि मतलब ट्रूथ ये है कि हम कभी भी स्वयं किसी का पैसे के कारण सम्मान करते नहीं हैं। किसी का सम्मान यदि हृदय से निकलता है तो उसके इस कारण से कि उसका चरित्र कितना अच्छा है, उसके गुण कितने अच्छे हैं और उसने हमारा कितना सहयोग किया। यदि कोई व्यक्ति हमारे सहयोग में नहीं आता, हमारे काम का नहीं है, तो हम असल इज्जत उसकी करते नहीं है। ये हमारा सच है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ उठाइए। तो ये मुद्दा है सम्मान का। कल मैंने आपको बात बताई थी विश्वास की, आज मैंने बात बताई आपको सम्मान की। सामान से सम्मान मिलता, जबकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये मान्यता बैठी रहती है कि सामान से सम्मान मिल जाएगा। हम किसी का सम्मान सामान के आधार पर कर नहीं पाते। हाँ, इतना जरूर होता है, कोई बढ़िया सामान दिख गया, उसको सोचते हैं कि हम भी ले लें, हमको भी मिल जाए, है ना? कुछ इस तरीके की बातें जरूर हो जाती हैं। बात ठीक, बढ़िया। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ। आपको अभी तक के लेक्चर में जितनी बातें समझ में आई उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? How do you do it? ठीक है, बढ़िया। नोट्स लेते जाइएगा, है ना? अगली बात थोड़ा विकास को लेकर के कहते हैं, है ना? आप में से कितने लोगों ने पढ़ा 2 प्रकार के देशों के बारे में बताया जाता है, विकसित देश और क्या बात है, पता है आपको? जनक सर, आपके पास माइक है? आप में से मुझे बताएंगे कि किन देशों को विकसित कहा जाता है और किन देशों को विकासशील? सोचिए। दो बेटा, फ्रांस। हाँ, बताओ। जिस देश का जो विकास हो चुका है उसको विकसित देश कहते हैं, और अभी जिसका विकास हो रहा हो जिस देश का, उसको Correct. विकासशील देश। तो विकास हो चुका है मतलब वहां क्या क्या देखने मिलेगा? वहाँ पर जो रोड रास्ता की सुविधा है, सड़क देखने सड़क मिलेगी, का। बढ़िया। પછી फिर बिजली, बिजली, पानी, सड़क, बिजली, पानी, फिर और बिजनेस वहाँ पर ज्यादातर व्यापार, व्यापार। है ना? व्यापार का मतलब वहां पर खूब सारे लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो रहा होगा, हाँ। यही मतलब ना, लाभ, खूब सारा पैसा होगा लोगों के पास।
फिर जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो लोग क्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं? हाँ, बोल बोल, सुविधा, है ना, है ना। और पैसा होता है तो बैंक बैलेंस होता है, मतलब थोड़ा संग्रह हो जाता है अच्छे से, बैंक बैलेंस है ना उनके पास। तो सुविधा में क्या दिखाई पड़ती हैं चीजें? रहने की सुविधा है, वैसे घर, घर। है ना, घर, फिर फ्रिज, है ना, एसी, माइक्रोवेव, टीवी, वॉशिंग मशीन। कार, गीजर, ढेर सारी वस्तुएं उनके घर पे दिखाई पड़ती हैं। एक घर उनके रहने के लिए और एक हॉलीडे हाउस भी बना लेंगे कहीं दूर बीच पे जा करके, है ना। तो सुविधाएं कितनी, एक नहीं, है ना, उसमें भी अति भोग होगा और उसमें भी बहुभोग होगा, है ना। मतलब एक घर से एक गाड़ी से नहीं होगा, दो दो गाड़ियां हो सकती हैं, तीन तीन गाड़ियां हो सकती हैं, ऐसे ही होगा ना। विकसित देश मतलब इसी प्रकार का देश दिखाई पड़ता है। और क्या दिखाई पड़ता है बेटा वहां पे? वहां के लोगों के संबंधों के क्या हालचाल है? विकसित देश की कल्पना कर पा रहे हैं ना, जैसे कि लंदन, जर्मनी, अमेरिका, अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, हाँ उसमें ही आ गया। तो वहां के लोगों के संबंधों के क्या हालचाल है? इनको दीजिए बेटा जी को, इनको आगे बताओ बेटा। वहां पर जो संबंध दिखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ते हैं? तलाक का जो रेट है, तलाक की जो दर है, संबंधों में जो टूटन की जो स्थिति है, वो कहाँ पर अधिक है? विकासशील देशों में या फिर विकसित देशों में? विकसित देशों में तो संबंध क्या है यहाँ पर? कम होता है। संबंध खराब। मानसिक रोगी कहाँ अधिक दिखाई पड़ते हैं? विकसित देश में। संबंध खराब, मानसिक रोग। इसके अलावा जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब जैसे डायबिटीज हो गया, है ना, या कैंसर हो गया, या फिर डिप्रेशन हो गया, हाँ, जितने भी इस तरीके के रोग है वो विकासशील देशों में अधिक दिखते हैं या विकसित देशों में? मानसिक रोग भी खराब, मानसिक रोग भी हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद बताओ प्रदूषण की स्थिति कहाँ पे ज्यादा है? मतलब कहाँ के लोग अधिक कचरा निकालते हैं अपने घरों में? विकासशील देशों में या विकसित देशों में? ये कई सारे लोगों को मुझे लगता है आइडिया नहीं है। जो विकसित देशों के लोग होते हैं वो अपना अधिकतर खाना भी है ना बाहर से ही लेके खाते हैं। बाहर से लेके खाएंगे तो उसमें पैकिंग रहेगी, हर रोज 3 बार खाने में पैकिंग को कचरे में डालेंगे, कचरे में डालेंगे तो कचरा कौन लोग अधिक करेंगे? विकसित देश। अधिकाधिक सुविधाएं हैं, है ना, सुविधाएं होने के कारण क्या है, अधिकाधिक ये जितना सामान आता है उतना नया नया सामान भी चाहिए, तो इसको भी ऐसे ही डंप करते रहते हैं। तो पोल्यूशन फैलाने वाले लोग कहाँ अधिक हैं? जो लोग हैं, आपको पता है करीब एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 10 गुना कचरा, जैसे आज आपने जितना कचरा किया ना, एक कम कचरा फैलाने वाला विकसित देश का व्यक्ति 10 गुना कचरा फिर भी आपसे अधिक करता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल पैकेजिंग जो उनके कंट्रीज में। ठीक है, तो पोल्यूशन नहीं, पोल्यूटर्स हैं ये लोग। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो विकसित देश हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि यहाँ का तो ये चीज हवा पानी एकदम बढ़िया है, जितनी भी ये वस्तुएं हैं ना, फ्रिज, एसी, मोबाइल, जितनी भी चीजें, जानते हैं कहाँ से बन के जाती हैं उनके यहाँ? विकासशील देशों में। विकासशील देशों में। तो यहाँ पर बनाया, बना करके यहाँ पर पोल्यूशन किया और लेके कहाँ गए भोगने के लिए? विकसित देशों में। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि इस दुनिया में सब कुछ डिसकनेक्टेड है, कि आपने यहाँ की हवा गंदी करी और उसकी गंदगी आप तक नहीं पहुंचेगी? ऐसा कोई तरीका है क्या? नहीं। ऐसा तरीका तो नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी अर्थ पे है या कहीं कहीं पर ही है? पूरी अर्थ को इफेक्ट करेगी।
तो मानते हैं कि आज हो सकता है विकासशील देशों की हवा थोड़ी ज्यादा खराब है शहरों की, लेकिन इसका प्रभाव तो वहां पर भी पहुंचेगा। ठीक, विकासशील देश वो हैं जहां पर बिजली अभी ठीक से नहीं है, हो सकता है, या हालांकि अब तो हो गई है, हम लोग भी काफी अच्छी जगह पहुंच गए। पानी की भी सुविधाएं हो गई हैं। अच्छा ये बताओ, पानी की जो सुविधा है, बिजली की जो सुविधा है, ये सब प्रकृति पर इसका दबाव होता है कि नहीं होता है? बिजली कैसे बनती है? कोयले से। कोयला कहाँ से आता है? जमीन धरती के गर्भ में। अब ये बताओ, धरती के गर्भ में